दोस्तों तो आज हम कुछ ऐसे अल्फाज के बारे में बात करते हैं जिनके इस्तेमाल में हमें अक्सर कन्फ्यूजन होती है कि इनमें से कौन सा वर्ड हमने कहाँ पे इस्तेमाल करना है। तो आज हमने कुछ अल्फाज सेलेक्ट किए हैं ताकि हम उनकी हमारे जो कन्फ्यूजन होती है उनके इस्तेमाल में उनको हम दूर कर सकें। तो अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी जो नेक्स्ट आने वाली वीडियोस हैं वो भी आप तक पहुंचती रहें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं। वेरी वर्सेस टू। वेरी हैज़ अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव मीनिंग। इट कम्स आफ्टर द indefinite article a. Example: he is very weak। तो जहाँ तक वेरी का तल्लक है, वेरी आम तौर पर पॉजिटिव या नेगेटिव मीनिंग में इस्तेमाल होता है। जैसे कि हमने इसके एग्जांपल में देखा, ही इज़ वेरी वीक। तो इसमें कुछ इजाफा है, कुछ समथिंग ऐड किया गया है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। यानी वेरी जो है वो पॉजिटिव मीनिंग में भी इस्तेमाल हो सकता है, यानी कुछ पॉजिटिव भी ऐड कर सकता है और कुछ नेगेटिव भी ऐड कर सकता है। लेकिन टू इससे ज़रा डिफरेंट है। हम देखते हैं कि टू कैसे है। टू इज़ जनरली यूज टू इंडिकेट समथिंग इन एक्सेस और बियॉन्ड द लिमिट। एग्जाम्पल: ही इज़ टू वीक टू वॉक। अगर हम टू की बात करें तो टू जो है, जो किसी भी एक्सेस में चला जाता है, किसी भी ज़्यादती में चला जाता है, ये एक लिमिट से बियॉन्ड चला जाता है, ये एक लिमिट में नहीं रहता है। यानी कोई भी चीज़ जब लिमिट से क्रॉस कर जाती है, वो एक लिमिट से आगे चली जाती है, तो उसके लिए हम आम तौर पर टू का इस्तेमाल करते हैं। टू, टी डबल ओ, टू वाला। जैसे कि हमने एग्जाम्पल में देखा, ही इज़ टू वीक टू वॉक। इसका ये मतलब है कि वो इतना वीक है कि वो चल भी नहीं सकता। अगर एक बंदा इतना वीक है कि वो चल भी नहीं सकता, हरकत भी नहीं कर सकता, तो इसका मतलब है कि वो एक लिमिट से ज़्यादा वीक हो गया, एक लिमिट से ज़्यादा कमज़ोर हो गया। जैसे कि हमने वेरी का इस्तेमाल किया था, ही इज़ वेरी वीक। इसका ये मतलब है कि वो वीक है, वो कमज़ोर है। वो कमज़ोर है लेकिन अपनी रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़, अपनी रूटीन मैटर, अपने सारे काम वो कर रहा है। उसकी कोई भी ज़िंदगी डिस्टर्ब नहीं हो रही, लेकिन वो कमज़ोर है, वो वीक है। लेकिन जब हमने टू का इस्तेमाल किया, ही इज़ टू वीक टू वॉक, तो इसका मतलब है कि वो इतना कमज़ोर है कि वो चल भी नहीं सकता। तो जब कोई बंदा इतना कमज़ोर है कि वो उसके फंक्शन जो हैं वो उससे आगे क्रॉस कर गए हैं, निकल गए, इसका मतलब है कि एक लिमिट जो थी वो उससे आगे चला गया है। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड्स हैं वो है हु वर्सेस होम। यानी ये भी हमें कंफ्यूज रखता है कि हमने हु लगाना है या हमने होम लगाना है। हु, तो हम पहले बात करते हैं हु की। Who is a subject to a verb? Example: Who is playing cricket? तो जब हम हु की बात करते हैं तो हु हमेशा एज आ सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है, यानी ये वर्ब के सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है। और अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करें, इसकी मिसाल की बात करें, हु इज़ प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट कौन खेल रहा है, यानी हु जो है वो हमेशा सब्जेक्ट के तौर पे आएगा, हमेशा फ़ाइल के तौर पे आएगा, काम करने वाले की जगह पे इस्तेमाल होगा। और जहाँ तक आगे हमारे पास है whom। Whom is always an object in a sentence. Example: From whom did you receive these flowers? तो whom हमेशा सेंटेंस के अंदर एज अ ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया जाता है। तो मेजर डिफरेंस क्या हुआ कि who एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है और whom एज अ ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। आगे हमारे पास वर्ड है कैन और मे। तो ये भी अक्सर हमें कन्फ्यूजन हो जाती है कि हमने कैन कहाँ पे लगाना है और मे कहाँ पे लगाना है। तो फर्स्ट हम कैन को देखते हैं। कैन इज़ बेसिकली यूज टू डिस्क्राइब फिजिकल और मेंटल एबिलिटी। फॉर एग्जांपल, आई कैन स्पीक इंग्लिश। तो इस सेंटेंस को अगर हम देखें तो इसमें एबिलिटी की बात की गई है। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, यानी एबिलिटी है। कैन आई गो टू द पार्क, तो दैट्स आल्सो एबिलिटी। इट मीन्स दैट जब हम कैन का इस्तेमाल करते हैं तो हमने कैन का इस्तेमाल वहाँ पे करना होता है जहाँ पे फ़िज़िकल, जिस्मानी या मेंटल, ज़हनी किसी एबिलिटी की बात की गई हो, किसी सलाहियत की बात की गई हो।
As far as may is concerned, may is used when requiring permission or to state a possibility. यानी कि मे का इस्तेमाल हमने तब करना है जब हमने इजाज़त लेनी हो किसी से या किसी पॉसिबिलिटी का इजहार करना हो, किसी पॉसिबिलिटी को दिखाना हो, किसी पॉसिबिलिटी के बारे में बात करनी हो, तो हमने मे का इस्तेमाल करना। तो यानी किसी चीज़ का अगर इम्कान हो या हमने इजाज़त लेनी हो तो हम मे का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई मे इट मे रेन टुडे, यानी पॉसिबिलिटी के बारे में बात की गई है, इम्कान के बारे में बात की गई कि इम्कान है कि आज बारिश हो जाए। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, मे आई आस्क अ क्वेश्चन प्लीज़। तो इसमें इजाज़त ली गई है, इसमें परमिशन लेने की कोशिश की गई है। कहा गया है कि क्या मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, यानी इसमें कहा गया है, पूछा गया है, अगले बंदे से इजाज़त ली गई है क्या हम मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। तो मेजर डिफरेंस क्या हुआ कि कैन का हमने इस्तेमाल करना है जब हमने फ़िज़िकल या मेंटल एबिलिटी के बारे में बात करनी हो, और मे का हमने इस्तेमाल करना है जब हमने परमिशन लेनी हो या हमने पॉसिबिलिटी या इम्कान के बारे में बात करनी हो। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड्स की तरफ। तो नेक्स्ट हमारे पास है ट्रिप एंड टूर। तो ये दोनों वर्ड्स हम बाज़ औक़ात समझते हैं कि ये सिनोनिम है और ये दोनों एक की जगह पे, एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा फ़र्क है। तो देखते हैं कि वो हमारे पास फ़र्क क्या है। फर्स्ट हम ट्रिप की बात करते हैं। Trip indicates the movement of the person from one place to another. A trip is not always made with the intention of enjoyment or relaxation. तो जहाँ तक ट्रिप का तल्लक है, तो हमने देखा कि जो ट्रिप है ये, इसकी इंटेंशन हमारी ये नहीं होती कि हमने उस ट्रिप में रिलैक्सेशन करनी है, हमने एंजॉय करना है, यानी इसका मकसद एंजॉयमेंट या रिलैक्सेशन नहीं होती। ये अलग बात है कि हम किसी जगह पे जाते हैं तो हम वहाँ पे एंजॉय करते हैं, तो वो ट्रिप नहीं बन जाता। यानी हम किसी जगह पे ज़रूरत के तहत भी जा सकते हैं, कोई हमारी मजबूरी भी हो सकती है, हम किसी भी वजह से जाते हैं। तो ट्रिप का मकसद एंजॉयमेंट या रिलैक्सेशन नहीं होता, यानी इसका बेसिक पर्पस एंजॉयमेंट या रिलैक्सेशन नहीं होता, लेकिन एंजॉयमेंट या रिलैक्सेशन हो भी सकती है। एग्जाम्पल अगर हम इसकी देखें, आई एम एंजॉइंग दिस ट्रिप, वो कहता है मैं इस ट्रिप को एंजॉय कर रहा हूँ। तो वो एंजॉय कर रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो एंजॉय करने ही गया था। आगे हम देखते हैं टूर। द टूर इज़ कंडक्टेड a travel agency with the intention of showing places of interest to the travelers. A tour is always taken with a view to enjoy and relax. तो ट्रिप के अपोजिट जो टूर है, टूर हमेशा एंजॉय या रिलैक्सेशन के लिए ही होता है, यानी ये आमतौर पर ट्रैवल एजेंसी कराती है और इसका मकसद इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना होता है और वहाँ पे एंजॉयमेंट होता है, रिलैक्स करना होता है। यानी जब आप काम करके थक जाते हैं मेंटली फिजिकली, तो आप चाहते हैं कि मैं थोड़ा एंजॉय करूँ, रिलैक्स हूँ, तो आप टूर पे चले जाते हैं। दैट एजुकेशनल टूर वाज वेरी इंटरेस्टिंग। एजुकेशनल टूर यानी एजुकेशनल टूर मतलब वहाँ पे आप गए ही इन्फॉर्मेशन के लिए थे, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए गए थे। तो वो कहता है कि दैट एजुकेशन वाज वेरी इंटरेस्टिंग, वो एजुकेशनल टूर बहुत इंटरेस्टिंग था। यानी टूर और ट्रिप का बेसिक डिफरेंस क्या है कि टूर का मकसद या बेसिक पर्पज़ ही ये होता है कि एंजॉय करना है, रिलैक्स करना है या समथिंग गेन करना है, नॉलेज गेन करना है, इन्फॉर्मेशन लेनी है, लेकिन ट्रिप का ये मतलब या ये मकसद नहीं होता। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट दो वर्ड्स की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड वर्सेस सर्च। यानी फाइंड और सर्च में क्या डिफरेंस है। फाइंड का मतलब भी तलाश करना होता है, सर्च का मतलब भी तलाश करना होता है, लेकिन इनमें डिफरेंस है। तो आइए देखते हैं। फाइंड मीन्स टू डिस्कवर, अंडरस्टैंड, फील और बिकम अवेयर ऑफ समथिंग। In case find, you are not looking for a missing thing or trying to get to something you have lost. Find का मतलब होता है किसी न्यू चीज़ को अंडरस्टैंड करना, किसी नई चीज़ को समझना या किसी नई चीज़ से अवेयर हो जाना या कोई नई चीज़ डिस्कवर कर लेना, दरियाफ्त कर लेना। फाइंड का ये मकसद नहीं होता कि आपसे कोई चीज़ खो गई या आपकी कोई चीज़ मिस होगी तो आप उसको तलाश कर रहे हैं। यानी फाइंड का मतलब होता है कुछ नया तलाश करना, कुछ नया मिलना, कुछ नया अंडरस्टैंड होना। ही विल फाइंड बुक्स फ्राम द शेल्फ्स, वो शेल्फ से किताबें तलाश कर लेगा।
तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसकी वहाँ पे बुक्स गुम हो गई हैं, बुक्स खो गई हैं, लेकिन उसको वहाँ से बुक्स मिलेंगी, यानी वो समथिंग कुछ न्यू मिलेगा। सर्च, सर्च मीन्स टू लुक फॉर समथिंग thoroughly in a place. Search is used when you are trying to look for that is missing or lost. तो जहाँ तक सर्च का तल्लक है, तो सर्च हमेशा किसी खोई हुई, किसी मिसिंग या किसी लॉस्ट चीज़ के बारे में होती है। यानी कोई चीज़ आपकी गुम हो जाती है, खो जाती है, तो उसको तलाश करने के लिए जो आप वर्क कर रहे होते हैं, जो आप मेहनत कर रहे होते हैं, जो आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं, वो आपकी सर्च होती है। आई एम सर्चिंग फॉर माई लास्ट नावल, कहता है कि मेरा नावल, मेरी बुक जो गुम हो गई थी, मेरा जो नावल गुम हो गया था, मैं उसकी तलाश में सर्च कर रहा हूँ, मैं उसकी तलाश में कोशिश कर रहा हूँ। तो सर्च का मतलब किसी खोई हुई चीज़ को तलाश करना, पाना। नेक्स्ट हमारे पास है दैट वर्सेस विच। दैट वर्सेस विच, that is used to indicate a specific object, item, person, condition, etc. हम इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। He was reading the book, next example, that had blue color, that had blue color। यानी दैट का इस्तेमाल हम किसी भी स्पेसिफिक, किसी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ या किसी कंडीशन के बारे में बात करने के लिए हम दैट का इस्तेमाल करते हैं। यानी दैट का मतलब तब हमने इस्तेमाल करना है जब हम किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात करें, जब किसी ख़ास चीज़ की तरफ हमने इशारा करना हो, जब हमने पॉइंट आउट करना हो। नेक्स्ट अगर हम विच की बात करें, विच इज़ यूज टू ऐड इंफॉर्मेशन टू ऑब्जेक्ट, आइटम, पीपल, सिचुएशन एक्सेट्रा। एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल देखें, आई एम रीडिंग अ बुक विच शी गिफ्टेड मी। आई एम रीडिंग अ बुक विच शी गिफ्टेड मी। विच को हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमने किसी ऑब्जेक्ट, आइटम या किसी शख्स के साथ, हमने उसके साथ किसी इंफॉर्मेशन का इजाफा करना हो, हमने समथिंग ऐड करना हो। यानी किसी चीज़ के साथ जब हमने कुछ ऐड करना होता है, कुछ इजाफा करना होता है, तो वहाँ पे हम विच का इस्तेमाल करते हैं। आई एम रीडिंग अ बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। विच शी गिफ्टेड मी, वो किताब जो उसने मुझे तोहफ़ा में दी। यानी बुक के मीनिंग में कुछ इजाफा किया है, उसकी तरफ कुछ इशारा किया है कि वो किताब जो उसने मुझे गिफ्ट में दी, तोहफे में दी, वो किताब मैं पढ़ रहा हूँ। यानी विच जो होता है वो समथिंग ऐड करता है, किसी ऑब्जेक्ट या आइटम के साथ समथिंग इजाफा करता है। लेकिन दैट जो होता है वो किसी ख़ास चीज़, ख़ास आइटम, ख़ास पर्सन की तरफ इशारा करता है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है बिटवीन एंड अमंग। तो दोनों का मतलब दरमियान होता है। यानी जब हमने किसी चीज़ के दरमियान की बात करनी हो, मिडल की बात करनी हो, तो हम अमंग या बिटवीन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फ़र्क है। आइए देखते हैं। बिटवीन इज़ यूज्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट, आइटम, पर्सन एट्सेट्रा इज सराउंडेड बाय टू अदर ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जांपल, अली इज़ रनिंग बिटवीन अकबर एंड अहमद। तो इससे हमें ये पता चला कि बिटवीन हम तब इस्तेमाल करते हैं जब किसी एक चीज़, किसी एक शख्स का हमने ज़िक्र करना हो और वो किसी दो चीज़ों के दरमियान में पड़ी हो, वो किसी दो चीज़ों के दरमियान में कोई एक चीज़ पड़ी हो, तो हम उसके लिए बिटवीन का इस्तेमाल लगाते हैं। जैसे हमने एग्जांपल में कहा, अली इज़ रनिंग बिटवीन अकबर एंड अहमद। यानी अली दौड़ रहा है अकबर और अहमद के दरमियान में। यानी अली के आस पास सिर्फ दो बंदे हैं, सिर्फ दो पर्सनस हैं, सिर्फ दो अशखास हैं। इस वजह से हमने बिटवीन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। अगर अकबर एंड अहमद की जगह पे ज़्यादा इंसान होते, ज़्यादा लड़के होते, ज़्यादा बॉयज़ होते, ज़्यादा मैन होते, तो फिर हमने बिटवीन ना लगाते, फिर हम अमंग लगाते। यानी बिटवीन सिर्फ दो के लिए लगता है और अमंग उससे ज़्यादा के लिए लगता है। तो आइए हम अमंग को भी देखते हैं। अमंग इज़ यूज फॉर एन ऑब्जेक्ट, आइटम, पर्सन और थिंग एक्सेट्रा विच इज़ सराउंडेड इन मोर दैन टू थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, अली इज़ रनिंग अमंग मैनी रनर्स। तो अमंग हमने तब इस्तेमाल करना होता है जब हमने किसी चीज़ का जिक्र करना हो और उसके आसपास ज़्यादा चीज़ें हों, उसके आसपास सिर्फ दो चीज़ें ना हों बल्कि दो से ज़्यादा हों।
अगर उसके आसपास सिर्फ दो चीज़ें हों तो इसका मतलब ये है कि फिर हम बिटवीन लगाएंगे। अगर उसके आसपास दो से ज़्यादा अशिया हैं, दो से ज़्यादा चीज़ें हैं, तो फिर हमने वहाँ पे अमंग का इस्तेमाल करना है। अली इज़ रनिंग अमंग मैनी रनर्स, इसका मतलब ये है कि अली के आसपास जो बाकी रनर्स हैं वो दो से ज़्यादा हैं, वो 3, 4, 8, 10, 500 भी हो सकते हैं। जैसे हम कहते हैं मून इज़ शाइनिंग अमंग द स्टार्स। अमंग, चूँकि स्टार्स ज़्यादा होते हैं तो इसलिए हमने वहाँ पे क्या इस्तेमाल करते हैं, अमंग। तो हमारा आज का लेसन जो है वो यहाँ पे अपने अख्ताम को पहुँचा। तो अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा है तो आप इसको आगे शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।